नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक कह सकते हैं एक न्यूबॉर्न नेशन की कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसा देश जिसकी जेब तो लगभग खाली थी, पर सपने आसमान छूने के थे। बिल्कुल। ये कहानी है भारत के उस ग्रैंड एक्सपेरिमेंट की जिसे हम पंचवर्षीय योजनाएं कहते हैं। सही बात है। और ये सिर्फ मतलब यूपीएससी या एसएससी की परीक्षाओं का टॉपिक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये इस बात की कहानी है कि आजाद भारत ने अपने पैरों पर खड़ा होना कैसे सीखा। बिल्कुल। तो आज हम समझेंगे कि ये प्लानिंग का आइडिया आया कहाँ से और फिर 1951 से 2017 तक के सफर के उतार चढ़ाव को करीब से देखेंगे। हाँ, और इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है। हाँ, ये जरूरी है। इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, एक परिवार है जिसकी एक सीमित आमदनी है। ठीक है। अब वो परिवार बैठकर ये तय करता है कि इस महीने इतने पैसे बच्चों की पढ़ाई पर जाएंगे, इतने राशन पर और इतने भविष्य के लिए बचाने हैं। हाँ, बस यही इकोनॉमिक प्लानिंग है, लेकिन एक पूरे देश की स्केल पर। एक देश अपने सीमित संसाधनों, पैसा, जमीन, लोग का इस्तेमाल करके पहले से तय किए गए लक्ष्यों को एक तय समय में कैसे हासिल करेगा, यही इसका सार है। और 1947 में भारत को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? हमारी हालत इतनी खराब थी क्या? खराब से भी बदतर। अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक जड़वत यानी स्टैग्नेंट हालत में छोड़ दिया था। स्टैग्नेंट यानी बिल्कुल ठहरी हुई। बिल्कुल ठहरी हुई। विकास दर लगभग शून्य थी, गरीबी और भुखमरी चरम पर थी। तो उस ठहरी हुई अर्थव्यवस्था को धक्का देकर पटरी पर लाने के लिए एक बड़े सुनियोजित प्लान की जरूरत थी। ये एक दिलचस्प बात है कि प्लानिंग का ये आइडिया सिर्फ सरकार या समाजवादियों का नहीं था। यही तो सबसे मजेदार बात है। आजादी से पहले इसकी चर्चा शुरू हो गई थी। अच्छा। हाँ, 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने अपनी किताब प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में इसका जिक्र किया। लेकिन जो बात चौंकाती है वो है 1944 का बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान? इसे देश के 8 सबसे बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर बनाया था। उद्योगपतियों ने? हाँ, मतलब भारत के सबसे बड़े कैपिटलिस्ट भी ये मानते थे कि देश को खड़ा करने के लिए एक स्टेट लेड, सरकार द्वारा नियंत्रित औद्योगिक विकास जरूरी है। कमाल है। इसके अलावा एम.एन. रॉय का पीपल्स प्लान था जो आम आदमी पर केंद्रित था, और जयप्रकाश नारायण का सर्वोदय प्लान जो गांधीवादी सिद्धांतों पर था। तो एक तरह से इस बात पर राष्ट्रीय सहमति थी कि हमें एक प्लान चाहिए। बिल्कुल, भले ही तरीकों पर बहस थी। तो इन सब विचारों को हकीकत में बदलने के लिए एक संस्था की जरूरत पड़ी होगी। यहीं से योजना आयोग की कहानी शुरू होती है। एकदम। इस काम के लिए 2 बड़ी संस्थाएं बनाई गईं। पहली थी प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग, जो 15 मार्च 1950 को बनी। इसका काम था देश के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का ड्राफ्ट तैयार करना। और दूसरी थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या एनडीसी, जो 6 अगस्त 1952 को बनी। अच्छा, एनडीसी का काम था उस ड्राफ्ट को फाइनल मंजूरी देना। इसमें प्रधानमंत्री के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते थे। तो इसीलिए के संथानम ने इसे सुपर कैबिनेट कहा था। एग्जैक्टली। लेकिन योजना आयोग के काम करने का तरीका थोड़ा अलग था, है ना, जिसे टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। हाँ, इसे ऐसे समझिए कि योजना आयोग एक हेडमास्टर की तरह था। हेडमास्टर? हाँ, जो दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए एक ही टाइम टेबल बना देता था और सभी राज्यों को उसे फॉलो करना पड़ता था। नीतियां ऊपर बनती थी और नीचे तक भेजी जाती थी। अच्छा। इसके अच्छे और बुरे दोनों नतीजे हुए, जिन पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो अब जब ढांचा समझ आ गया है तो चलिए इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। मैं इसे आशा का दौर कहना चाहूंगी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56। बिल्कुल सही नाम है। आजादी और बंटवारे के बाद देश की सबसे बड़ी चुनौती थी लोगों का पेट भरना। हाँ, खाद्य संकट। हाँ, देश में भयंकर खाद्य संकट था। इसलिए पहली योजना का पूरा फोकस कृषि यानी एग्रीकल्चर पर था, और ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। एक मिनट, ये हैरोल्ड डोमर मॉडल क्या है? सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। हाँ, लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा साधा है। अच्छा। ये मॉडल बस ये कहता है कि देश जितना ज्यादा पैसा बचाएगा, मतलब सेविंग्स, और उस बचत को सही जगह निवेश करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, जैसे बांध या फैक्ट्रियों में, बिल्कुल, उतनी ही तेजी से तरक्की करेगा। इट्स ऑल अबाउट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग फॉर ग्रोथ। समझ गई। इसी सोच के तहत सरकार ने सिंचाई पर जोर दिया। भाखड़ा, नांगल, हीराकुद जैसे विशाल बांध बनाए गए ताकि किसानों के खेतों तक पानी पहुंचे। और नतीजा ये हुआ कि ये योजना उम्मीद से कहीं ज्यादा सफल रही। लक्ष्य 2.1% विकास दर का था।
और हासिल हुआ? हमने 3.6% हासिल किया। वाह, ये तो बहुत बड़ी सफलता थी। बिल्कुल। तो कृषि की नींव रखने के बाद फोकस शिफ्ट हुआ दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। ये भारत के औद्योगिक सपनों के बारे में थी। हाँ, अब बारी थी आधुनिक भारत के मंदिरों को बनाने की, जैसा नेहरू जी कहते थे। इसका मॉडल पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। विचार ये था कि बड़े सरकारी उद्योग यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, PSUs, देश के विकास का इंजन बनेंगे। और इसी के तहत वो बड़े-बड़े स्टील प्लांट्स लगे। हाँ, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में विशाल स्टील प्लांट लगाए गए। ये योजना भी काफी हद तक सफल रही। लक्ष्य 7.5% का था और हमने 4.1% की विकास दर हासिल की। तो 2 सफल योजनाओं के बाद तो देश में काफी आत्मविश्वास आ गया होगा। लगा होगा कि अब सब सही रास्ते पर है। हाँ, ऐसा ही लगा था। लेकिन इसके बाद आया झटकों का दशक। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 एक बड़ी नाकामी साबित हुई। ये योजना बुरी तरह विफल रही और सच कहूं तो इसमें भारत की कोई ज्यादा गलती नहीं थी। एक के बाद एक संकट आते गए। एक्सटर्नल फैक्टर्स। एग्जैक्टली। पहले 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ। तो सारा पैसा डिफेंस पर चला गया। हाँ, देश का सारा संसाधन विकास की जगह रक्षा पर चला गया। दूसरा, उसी दौरान देश में भयंकर सूखा पड़ा। ओह। इन दोनों की मार से महंगाई आसमान छूने लगी। नतीजा ये हुआ कि हमने 5.6% ग्रोथ का लक्ष्य रखा था और हासिल हुआ सिर्फ 2.72%। आधा भी नहीं। आधा भी नहीं। हालात इतने बिगड़ गए थे कि सरकार को एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लेना पड़ा, रुपए का अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन। हाँ, 1966 में ये करना पड़ा। ये डीवैल्यूएशन होता क्या है आसान भाषा में? इसका मतलब है कि सरकार ने जानबूझकर दुनिया की दूसरी मुद्रा, खासकर डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत कम कर दी। पर ऐसा क्यों? ये तो सुनने में बुरा लगता है। लगता है, पर इसका मकसद था भारत के सामान को विदेशी बाजार में सस्ता बनाना, ताकि हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और देश में कीमती विदेशी मुद्रा आए, जिसकी हमें सख्त जरूरत थी। अच्छा, ये बात है। तो इस बड़ी नाकामी के बाद सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं से एक ब्रेक ले लिया, जिसे योजना अवकाश या प्लान हॉलिडे 1966 to 69 कहा जाता है। हाँ, 3 साल तक पंचवर्षीय योजना की जगह एक साल की वार्षिक योजनाएं बनी, लेकिन ये विकास का अवकाश नहीं था। इसी दौर में भारतीय कृषि के इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति हुई, हरित क्रांति। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। सरकार ने हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब HYV बीजों का इस्तेमाल शुरू किया, जिससे खासकर गेहूं और चावल की पैदावार में चमत्कारिक बढ़ोतरी हुई। लेकिन हरित क्रांति की तारीफ के साथ साथ इसकी कुछ आलोचना भी तो होती है। इसके कुछ लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट्स भी तो हुए। आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। हरित क्रांति ने हमें खाद्य सुरक्षा तो दी, लेकिन इसकी एक कीमत भी थी। जैसे? इसने पंजाब, हरियाणा जैसे कुछ ही राज्यों को फायदा पहुंचाया, जिससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ी। और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पानी के अत्यधिक इस्तेमाल से जमीन की उर्वरता कम हुई और पानी का स्तर भी नीचे गया। बिल्कुल, पर उस वक्त प्राथमिकता भुखमरी मिटाना था, इसलिए इन पहलुओं पर शायद उतना ध्यान नहीं दिया गया। समझ सकती हूँ। इस ब्रेक के बाद चौथी योजना आई 1969 से 74, जिसका लक्ष्य था स्थिरता के साथ विकास। इसी दौरान एक बड़ा फैसला हुआ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। हाँ, आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब था? इसका मतलब बहुत बड़ा था। इससे पहले बैंक ज्यादातर बड़े उद्योगपतियों को ही लोन देते थे। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंक सरकार के हो गए। इसका मतलब ये था कि अब एक आम किसान, एक छोटा दुकानदार भी सरकारी बैंक में जाकर लोन के लिए अर्जी दे सकता था, जो पहले लगभग नामुमकिन था। बैंकिंग को आम आदमी तक पहुंचाने की एक बड़ी कोशिश थी। हालांकि ये योजना भी कई कारणों से विफल रही। लक्ष्य 5.7% का था, पर हासिल हुआ सिर्फ 2.05%। लेकिन इसके बाद आई 5वीं योजना 1974 से 78, जिसका नारा आज भी गूंजता है, गरीबी हटाओ। बिल्कुल, DP धर के इस मॉडल का मुख्य फोकस गरीबी और बेरोजगारी से लड़ना था, और ये योजना सफल भी रही। अच्छा। लक्ष्य 4% था और हमने 4.83% की ग्रोथ हासिल की। लेकिन तभी कहानी में एक राजनीतिक मोड़ आया। इमरजेंसी के बाद? हाँ, 1977 में कांग्रेस हार गई और जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसने इस योजना को 1 साल पहले 1978 में खत्म कर दिया। और जनता पार्टी सरकार एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आई, रोलिंग प्लान। ये क्या था? ये एक तरह की फ्लेक्सिबल प्लानिंग थी। इसमें हर साल योजना की समीक्षा करके अगले साल के लिए नए लक्ष्य तय किए जाते। लेकिन यह प्रयोग ज्यादा नहीं चला। क्यों?
1980 में कांग्रेस सरकार वापस आई और उसने इसे रद्द करके फिर से पंचवर्षीय योजनाओं को लागू कर दिया। तो यहाँ से अर्थव्यवस्था ने रिकवरी शुरू की। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 एक बड़ी सफलता थी। हाँ, ये एक बड़ी सफलता थी। लक्ष्य 5.2% का था और हमने 5.54% हासिल किया। और इसी दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था बनी थी ना? हाँ, जिसके बारे में परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है, नाबार्ड। नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई, जिसका काम ग्रामीण क्षेत्रों और कृषि के लिए लोन की व्यवस्था करना है। और फिर आई 7वीं योजना 1985 से 90, जिसने एक मिथक को तोड़ा। इसने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के मिथक को तोड़ा। ये क्या था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? ये एक तंज था कि भारतीय अर्थव्यवस्था 3-4% से ज्यादा तेजी से बढ़ ही नहीं सकती, लेकिन इस योजना में हमने 6.02% की शानदार ग्रोथ हासिल की, जबकि लक्ष्य 5.0% का था। वाह! देश में एक नई ऊर्जा दिख रही थी, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि ये सफलता उधार के ईंधन पर थी और देश एक बहुत बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा था। और फिर आया 1991 का संकट, भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास का सबसे नाटकीय मोड़। वो एक भूचाल जैसा था। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। हमारे पास सिर्फ 2 हफ्ते का आयात बिल चुकाने के पैसे बचे थे। सिर्फ 2 हफ्ते? ये तो सुनने में ही डरावना है। इसका मतलब तो ये है कि देश दिवालिया होने की कगार पर था। बिल्कुल, हमें अपना सोना तक गिरवी रखना पड़ा था। इस संकट से निकलने के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व में एलपीजी सुधार लेकर आए। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हाँ, तो ये एलपीजी सुधार सिर्फ एक आर्थिक नीति नहीं थे, ये तो भारत की 40 साल पुरानी सोच को बदलने जैसा था। क्या उस वक्त इसका विरोध नहीं हुआ? बहुत विरोध हुआ। इसे देश को बेचने की साजिश तक कहा गया, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। सही बात है। उदारीकरण का मतलब था लाइसेंस राज को खत्म करना, निजीकरण का मतलब था सरकारी कंपनियों में प्राइवेट सेक्टर को लाना, और वैश्वीकरण का मतलब था भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल देना। ये एक बहुत बड़ा जुआ था जो आखिरकार काम कर गया। और इसी जुए का नतीजा थी 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, जिसे द गोल्डन एरा कहा जाता है। इसे अब तक की सबसे सफल योजनाओं में से एक माना जाता है और इसकी असली सफलता सिर्फ 6.68% की ग्रोथ रेट नहीं थी। तो फिर क्या थी? ये एक जबरदस्त मनोवैज्ञानिक बदलाव था। 40 सालों तक दुनिया से कटी रहने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था अब दुनिया से मुकाबला करना सीख रही थी। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ सिर्फ टूटा नहीं था, वो बिखर चुका था। और इसी दौरान भारत WTO का सदस्य बना और प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू हुई। बिल्कुल। नई सदी की शुरुआत हुई 9वीं और 10वीं योजनाओं के साथ। 9वीं योजना का फोकस न्याय और समानता के साथ विकास पर था, लेकिन वैश्विक मंदी के कारण ये लक्ष्य से पीछे रह गई। वहीं 10वीं योजना का लक्ष्य बहुत बड़ा था, 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना। और उसमें हमें 7.8% की अच्छी ग्रोथ मिली। हाँ, मिली। और फिर 11वीं योजना में एक नया बज़वर्ड आया, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। इसका क्या मतलब था? इसका सीधा मतलब था कि विकास का फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, कोई भी पीछे ना छूटे। इसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण सबको साथ लेके चलने की बात थी। अच्छा, और एक दिलचस्प आंकड़ा ये है कि भारतीय इतिहास में सबसे ज्यादा औसत GDP ग्रोथ लगभग 7.9% इसी योजना के दौरान हासिल हुई। वाह! और अब आते हैं अंतिम अध्याय पर, 12वीं और आखिरी पंचवर्षीय योजना 2012 से 17, जिसकी थीम बहुत व्यापक थी, तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। इसमें सस्टेनेबल यानी सतत शब्द जोड़ा गया। हाँ, जिसका मतलब था कि विकास ऐसा हो जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। इसके लक्ष्य बहुत बड़े थे, जैसे 5 करोड़ नई नौकरियां पैदा करना। लेकिन 2014 में देश में सरकार बदली और एक नए युग की शुरुआत हुई। बिल्कुल, यानी योजना आयोग का अंत और नीति आयोग का उदय। 17 अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसकी मुख्य आलोचना इसका टॉप डाउन यानी वो हेडमास्टर वाला रवैया था। राज्यों को लगता था कि दिल्ली में बैठे लोग उनकी जमीनी हकीकत समझे बिना उनके लिए नीतियां बना देते हैं। इसीलिए 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई।
और नीति आयोग योजना आयोग से अलग कैसे है? इसे उसी हेडमास्टर वाले उदाहरण से समझते हैं। अगर योजना आयोग हेडमास्टर था तो नीति आयोग एक कोच या मेंटर की तरह है। अच्छा, ये बॉटम अप दृष्टिकोण पर काम करता है, जिसे सहकारी संघवाद कहते हैं। ये राज्यों के साथ बैठकर उनकी ताकत और कमजोरियों के हिसाब से गेम प्लान बनाने में मदद करता है। और सबसे बड़ा फर्क ये है कि इसके पास योजना आयोग की तरफ पैसा बांटने की शक्ति नहीं है। ये सरकार के लिए एक थिंक टैंक है जो सलाह देता है। लेकिन क्या ये बॉटम अप तरीका सिर्फ कागज पर ही अच्छा लगता है, या वाकई राज्यों की आवाज अब दिल्ली में ज्यादा सुनी जाती है? हैज द पावर डायनामिक रियली शिफ्टेड? ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। सैद्धांतिक रूप से राज्यों की भागीदारी बढ़ी है। जीएसटी काउंसिल इसका एक अच्छा उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य मिलकर फैसले लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन कई आलोचक मानते हैं कि वित्तीय शक्तियां अभी भी काफी हद तक केंद्र के ही पास हैं। तो हाँ, बदलाव आया है, लेकिन ये कितना गहरा और असरदार है, इसका सही मूल्यांकन करने में अभी और समय लगेगा। कमाल है। तो इस पूरे सफर को अगर संक्षिप्त में देखें तो ये एक देश की सीखने और विकसित होने की कहानी है। बिल्कुल। पहली योजना ने हमें सिखाया कि पहले पेट भरना जरूरी है, कृषि। दूसरी ने सिखाया कि बड़े सपने देखने के लिए बड़ी मशीनें चाहिए, उद्योग। तीसरी ने सिखाया कि दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, हंसते हुए युद्ध और सूखा। 8वीं ने सिखाया कि दुनिया के साथ चलने में ही भलाई है, मतलब एलपीजी सुधार। और 11वीं ने हमें याद दिलाया कि विकास का मतलब सिर्फ अमीरों का विकास नहीं होता, समावेशी विकास। समावेशी विकास। ये असफलताओं से सीखने और फिर से खड़े होने की एक लंबी यात्रा रही है। बहुत खूब। इस पूरे कहानी में भारत की आर्थिक नींव रखने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भले ही इसकी सफलता और विफलताओं पर बहस हमेशा जारी रहेगी। ये सोचना दिलचस्प है कि भारत के विकास का अगला अध्याय क्या होगा। क्या ये मॉडल हमें अगली पीढ़ी की चुनौतियों के लिए तैयार कर पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। इस पर विचार करने के लिए हम अपने श्रोताओं को छोड़ जाते हैं। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है।